जब तक इर्तज़ा ना आए तब तक उसका इंतज़ार करना है तुम्हें, ये ना हो कि वो आए और तुम सोई हुई हो। नरजिस की बात याद करती हुई वो इंतज़ार करती हलकान हो रही थी। इर्तज़ा का इंतज़ार करते हुए माहीन कब सो गई उसे खुद भी ख्याल नहीं रहा था। सुबह 6 बजे के करीब कमरे में दाखिल होता इर्तज़ा माहीन को बेड पर बिना कपड़े चेंज किए आराम से सोते देखकर हैरान हुआ था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। माहीन के पास दोनों जानू के बल बैठता हुआ वो अपनी हिमाकत पर परेशान हुआ था। गलती आपकी है, बिला वजह बिना किसी जवाज़ के आप मुझसे नफ़रत करती हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं कि घर छोड़कर भागने लगी थी। सोई हुई माहीन से सवाल करता हुआ उसे अपने इतना करीब देखकर बेइख्तियार वो मुस्कुरा उठा था। सॉरी, मैं आपको अपने रवैये से बहुत हर्ट करने वाला हूँ, वो भी आपकी उस वो से। खड़ा होता हुआ कुर्ते की साइड जेब से शाहिदा बेगम का दिया हुआ मखमली केस ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखकर ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े निकालता माहीन पर एक नज़र डालकर वो शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में घुस गया था। 15 मिनट के शावर के बाद बाहर आया तो वो माहीन को हनूज सोते देखकर मुस्कुरा दिया। मिस एटीट्यूड, सोते में बहुत क्यूट लग रही हैं आप। थोड़ी देर माहीन को कसमसाते देखकर वो अपने चेहरे पर संजीदगी लिए दीवान पर विराजमान हुआ था। इर्तज़ा ड्रेसिंग टेबल के दराज से खाकी लिफाफा निकाल कर माहीन के पास आ खड़ा हुआ। ये लें आपकी हक महर की रकम। बेड पर हनूज रात के बिखरे हुलिये में बैठी हुई माहीन इर्तज़ा को देखकर सीधी हो बैठी थी। जब मैं कमरे में आया था तो आप बड़े ही आराम से मेरे ही बेड पर सोई हुई थी, इर्तज़ा ने तंज किया था जिसे वो समझ नहीं सकी थी। आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे, इसलिए अब ये रकम आपको दे रहा हूँ। आम से अंदाज में बोलता हुआ वो ड्रेसिंग टेबल के से अपने सामने पड़ा लिफाफा देखकर माहीन हैरत ज़दा हुई और ये लें आपकी मुंह दिखाई। सुर्ख मखमली केस माहीन की तरफ बढ़ाता हुआ वो माहीन के हैरत ज़दा तासुरात देखकर मजीद संजीदा हुआ। वैसे 10 बार देखी गई शक्ल पर मुंह दिखाई का गिफ्ट बनता तो नहीं है, पर क्या किया जाए, रिवायत है, पूरी तो करनी होगी ना। बेजारी से कहता हुआ वो हाथ में पकड़े मखमली केस के साथ खेलता हुआ माहीन के ज़ब्त को आजमा रहा था। आपके देखे हुए चेहरे को गिफ्ट देने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है और ना ही इस रिवायत को पूरा करने का, पर क्या करूं, मजबूर हूं। कंधे उचकाता हुआ सुबह सुबह माहीन को हैरान करने पर तुला था वो, क्योंकि नीचे सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे सब। इर्तज़ा ने क्या दिया, शाह ने क्या दिया, क्या मिला, ज़रा दिखाओ तो सही। तमस्कुराना हंसी हंसता हुआ वो माहीन के हैरत से खुले मुंह को देख कर रुख मोड़ गया। 1 मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप? 10 दफ़ा देखा हुआ चेहरा, साफ झूठ बोल रहे हैं आप। इर्तज़ा तो उसके आप कहने पर हैरान हुआ था, और मुंह दिखाई का गिफ्ट देना शोहर का फ़र्ज़ होता है, इसलिए बीवी को दिया जाता है, चाहे फिर कुछ भी हो। और वैसे बीवी के रूप में तो आपने मुझे पहली बार ही आज देखा है ना। इर्तज़ा के रूबरू खड़ी हो 2-2 हाथ करने को तैयार थी। बीवी जी, आपको बीवी के रूप में पहले भी 3 बार देख चुका हूँ। ताज़ी मुलाकात तो याद ही होगी ना आपको, सुबह 5 बजे वाली। इर्तज़ा के तंज पर वो शर्मिंदा हुई थी। अब जवाब है आपके पास बीवी जी? बीवी पर खासा जोर देता हुआ वो अपनी जगह से पीछे हटा था। हाँ तो यहाँ मतलब रुखसती के बाद तो पहली बार देख रहे हैं ना आप मुझे। दोनों हाथ कमर पर रखती हुए इर्तज़ा के सर पर हाथ दौड़ी थी। तो रुखसती से पहले घर से क्यों भागी थी आप? चबा कर पूछता हुआ माहीन को हनूज खामोश देखकर वो अपना सेल फोन चलाने लगा था। मैं तैयार नहीं थी आपके साथ शादी पर, वो मिनमिनाई थी। उसे कहाँ इर्तज़ा की तलखी बर्दाश्त हो रही थी। अब तैयार हो गई हैं आप? भवें सुकेड़ कर इर्तज़ा को हैरत हुई थी। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा, और ये मेरा गिफ्ट है। इर्तज़ा के हाथ से छीनती वो वापस अपनी जगह पर बैठी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना, किसी से भी बिला वजह नफ़रत पालने वाला। माहीन के हक जमाने वाले अंदाज पर वो खुश तो बहुत हुआ था, मगर अपनी खुशी जाहिर ना करता वो शिकवा कुन अंदाज में जता गया था। इतना तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे नफ़रत नहीं करती। इर्तज़ा को देखती वो दिल में सोच रही थी, मुझे किसी से नफ़रत करने के लिए किसी जवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ख़ुद को कंपोज करती वो आम से अंदाज में बोली, और आज जो इतने अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्लाद हैं और रहेंगे। आज भी जल्लाद ही बनकर दिखाया है। रात भर इर्तज़ा का इंतज़ार करने वाली अपनी बेवकूफ़ी को सोचकर वो कुलसी थी, सारी सोचें झटकती हुई। मखमली केस खोलकर सिंपल से गोल्ड ब्रेसलेट को देखकर वो मुस्कुराई थी।
اور آپ کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گفٹ میری طرف سے نہیں ہے۔ ماہین کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کے ہی انداز میں وہ بولا تھا جس پر ماہین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ماں سرکار نے دیا ہے یہ آپ کے لیے مجھے۔ بخاری ولا سے واپسی پر ماہین کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات دیکھتا ہوا گہرا سانس باہر خارج کر گیا تھا وہ۔ ہمارے یہاں یہ روایت ہے، اور بھی بہت سی فیملیز میں یہ ہوتا ہوگا، شادی والی رات اپنے بیٹے کو کمرے سے جانے سے پہلے بابا تحفہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی کو دے دے۔ اس لیے مجھے ماں سرکار نے یہ دیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ خریدا نہیں ہوگا، اس لیے تفصیل سے بتاتا ہوا وہ کندھے اچکا کر مسکرایا تھا ماہین کے شاکڈ فیس کو دیکھ کر۔ جلاد سے مجھے کوئی امید ہے اور نہ ہی کسی اچھے کام کی توقع۔ ارتضیٰ کا اس کے لیے گفٹ نہ لانا اسے برا لگا تھا۔ کیس کو بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں اٹھتی ہوئی اپنے بھاری ڈریس کو سنبھالتی بمشکل وہ ڈریسنگ روم میں رکھے اپنے سوٹ کیس سے کپڑے نکالتی ہوئی غصے سے باتھ روم گھس گئی تھی۔ میڈم کو فرق پڑتا ہے۔ ماہین کو اس طرح غصے سے باتھ روم جاتے دیکھ کر وہ اپنا کہا ضبط کر گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو جائیں، نیچے ساتھ چلنا ہے ہمیں، اونچی آواز میں وہ بولا تھا۔ بول تو ایسے رہے ہیں ساتھ جائیں گے جیسے کوئی پوچھے تو صحیح کہ رات بھر کہاں تھے۔ فریش ہو کر باہر آتی ہوئی وہ ارتضیٰ کو بیڈ پر دراز دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چھوٹی سی بلو کلر کی مخملی ڈبیا کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ حیران نہ ہو، آپ کا منہ دکھائی کا گفٹ ہے جو دینا لازم تھا مجھ پر۔ دیکھا تو نہیں تھا اچھے سے آپ کو، لیکن صبح ہوتے ہی بھوتنی جیسی شکل دیکھ کر یہ گفٹ دینا پڑا۔ اپنی ہنسی ضبط کرتا شیشے میں ابھرتے ماہین کے عکس کو دیکھ کر وہ بظاہر عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دل پر پتھر رکھ کر بولی تھی، ورنہ اسے ہمیشہ سے ہی گفٹ لینا پسند رہا تھا، اور ارتضیٰ شاہ کا رکھا ہوا گفٹ اسے عجیب سی خوشی بھی دے رہا تھا۔ نہ لیں، آپ کی مرضی ہے، منتیں نہیں کرتا۔ وہ ارتضیٰ شاہ تھا، اسے لوگوں کی منتیں کرنی آتی ہی کہاں تھی۔ بدمزگی سے ڈبیا کو کھولے بغیر دیکھے اس نے دراز میں ڈال دی۔ کتنا ٹائم اور لیں گی آپ؟ ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ماہین نے اس بار اسے گھورا تھا۔ اب ایسے مسکینوں کی طرح مجھے مت دیکھیں، مجھے ترس بہت جلدی آتا ہے، خاص کر لڑکیوں پر۔ جھوٹ بولتا ہوا دل میں وہ توبہ کر گیا تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن کوئی اپنی بیوی سے ایسے اپنے قصے سناتا ہے کیا؟ حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے۔ ارتضیٰ کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ نیچے آتے ہی سب سے پہلے شاہدہ بیگم نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے پیچھے سے آتے ہوئے دلاور شاہ انہیں دیکھ کر اندیکھا کرتے ہوئے لیونگ روم کی طرف بڑھے تھے۔ صبح بخیر بھابھی، نظریں جھکائے حیدر شاہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جواب میں وہ بھی مسکرا کر اسے سلام کرتی ہوئی ارتضیٰ کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اللہ پاک آپ دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ انہیں جاتے دیکھ کر دل سے وہ دعا گو ہوا تھا۔ شاہدہ بیگم کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ دلاور شاہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ارتضیٰ کو دیکھ کر حیدر شاہ ان کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ حیدر شاہ اور دلاور شاہ کے ساتھ محو گفتگو، ارتضیٰ کا دھیان ماہین پر ہی تھا۔ منہ دکھائی میں کیا گفٹ ملا ہے آپ کو؟ ارتضیٰ کی بات پوری ہوتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے منہ دکھائی کے گفٹ کے بارے میں سبھی مہمانوں نے پوچھا تھا۔ اپنے سامنے کاؤچ پر سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ارتضیٰ جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، کہا تھا نا تم سے صبح۔ فوراً سے نظریں جھکاتی وہ اکتائی تھی سب کو بریسلیٹ دکھا دکھا کر۔ یہ تو تائی امی نے خریدا تھا آپ کے لیے، ارتضیٰ بھائی نے کچھ نہیں دیا آپ کو؟ ارتضیٰ کے چچا زاد کے پوچھنے پر وہ ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، مگر اپنے مقابل بیٹھے ارتضیٰ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ اب بتاؤ، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ وہ ردا آپ کو شاید ماں سرکار نے آواز دی ہے۔ ماہین کے برابر آ کر بیٹھتا ہوا وہ صاف طور پر اسے وہاں سے جانے کا کہہ گیا تھا۔ سلور کلر کی گھیردار پیروں کو چھوتی فراک میں سمپل سے میک اپ کیے وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس ارتضیٰ کے ساتھ کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارتضیٰ اور ماہین کے ولیمے کے ساتھ حیدر اور حیا کی منگنی کی گئی تھی۔ حیدر کے چہرے پر جتنی سنجیدگی تھی اس سے دگنی لائٹ پنک کلر کی ڈریس زیب تن کی حیا کے چہرے پر خوشی سے گلابی پن تھا۔ حیا کو خوش دیکھ کر ماہین کے چہرے پر بھی خوبصورت مسکراہٹ سجی، جسے دیکھ کر ارتضیٰ کو یہی اپنے لیے غنیمت لگی تھی۔ ارتضیٰ اور ماہین کے ساتھ حیدر اور حیا کو دعائیں دیتے ہوئے ریاض صاحب نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ ارتضیٰ، ڈاکٹر ہیر کی کال آئی ہے، اذہان کے جو چند ٹیسٹ تم نے کروائے تھے ان کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر عامر شہزاد اور بہت سے سٹاف بھی ولیمے میں شریک تھے۔
सब से इजाज़त लेता इर्तज़ा डॉक्टर आमिर के साथ अस्पताल को निकला था। इर्तज़ा को जल्दबाजी में जाते देखकर माहीन उदास हुई थी। उसे इर्तज़ा की अदम मौजूदगी खली थी। खुदा खुदा करके फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा था तो माहीन ने सुख का सांस लिया। मुझे क्यों अजीब लग रहा है, डॉक्टर जल्लाद के जाने से अपने ही सवालों में उलझती हुई मुलाजमा के साथ वो कमरे में आई थी। सुनो जी बीबी साईं, आपके साईं सरकार कहाँ गए हैं? कमरे में दाखिल होते ही माहीन ने पूछा था। अस्पताल गए हैं साईं सरकार, कोई ज़रूरी काम आ गया था, सर झुकाए वो आजिज़ी से बोली थी। ठीक है तुम जाओ जी बीबी सरकार। सर को हिलाती हुई मुलाजमा दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ती हुई दराज से डिबिया निकालती हुई बेख्याली में मुस्कुराई थी। चॉइस अच्छी है डॉक्टर जल्लाद आपकी, रेड रूबी डायमंड की रिंग देखकर तारीफ किए बगैर वो ना रह सकी थी। डब्बी को वापस बंद करके रखती हुई अपनी ज्वेलरी उतार कर ड्रेस चेंज करने की खातिर वो ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ी थी। माँ अजहान की सर्जरी तक मैं अस्पताल में ही रहूँगा, आप माहीन को बता दीजिएगा। 3 दिन हो गए थे इर्तज़ा को अस्पताल में अजहान के पास रहते हुए। उसने बस फ़ोन करके इतना ही बताया था। शाहिदा बेगम ने उससे बहुत इसरार किया आने के लिए, मगर उसने उनकी एक ना सुनी। तुम ठीक हो ना बेटा? माहीन से पूछती वो उसे इर्तज़ा के आज भी ना आने का बता गई थी। जी मैं ठीक हूँ, आप बस आराम करें, टेंशन ना लें, मुझे भी नींद आ रही है। बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी हुई शाहिदा बेगम के पास वो काफ़ी देर से रुकी हुई थी। बहाना बनाती वो मुस्कुराकर कहती हुई वहाँ से चली गई। शुरू के दिन होते हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के, और उस वक्त तुम शाह अपने 4 साल पुराने डॉक्टरपन पर उतर आए हो। माहीन को जाते देखकर वो मज़ीद उदास हुई थी। खाला जानी, शाहिदा बेगम को सोते देखकर वो दरवाज़ा बिना आवाज़ के बंद करते हुए माहीन के कमरे की जानिब बढ़ी थी। याद आ गई तुम्हें मेरी? हया के आते ही माहीन ने शिकवा किया था। मंगनी के बाद वो अब आई थी। ऐसी बात नहीं है, कल आना चाह रही थी पर अम्मो जानी ने मना कर दिया था, इसलिए। मिनमिनाते हुए वो माहीन के पास आ बैठी जो दीवान पर बैठी हुई बेड के सिरहाने लगी। इर्तज़ा की फ़ोटो देख रही थी जो चंद साल पुरानी थी शायद, जिसमें इर्तज़ा की उम्र कम और मुस्कुराहट शोख लग रही थी। इर्तज़ा भाई ना सही, उनकी फ़ोटो पर गुजारा किया जा रहा है। माहीन की नज़रों का ताक़ुब करते हुए वो शरारत से बोली थी। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो खुद को कंपोज करती हुई नज़रें झुका गई। याद आ रही है? पता नहीं, शादी से पहले हुई इर्तज़ा के साथ मुलाकात से उस अजीब कैफियत महसूस होने लगी थी उसे इर्तज़ा को सोचकर, और इन दिनों तो वो कुछ बदल गया था। फ़ोन करूं, कई बार करने की कोशिश तो की थी, मगर हर बार अना आड़े आ गई। हैदर से मिली हो तुम? बड़ी आसानी से उसने बात बदली। नहीं, तो जाओ जाकर मिल लो। हया के शाने पर हाथ रखती हुई वो मुस्कुराई थी। ओके मैं अभी आई, चहक कर कहती हुई वो माहीन के रूम से निकल गई थी। क्या हो रहा है मुझे? आंखें बंद करती हुई वो अपनी कैफियत से अनजान हो रही थी। तुम यहाँ पर बैठे और मैं पागलों की तरह पूरी हवेली में ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रही हूँ तुम्हें। हवेली के पिछले हिस्से में बने गार्डन में गुमसुम सा बैठा हैदर शाह हया की आवाज़ पर मुबहम सा मुस्कुराया था। तो तुम सीधी यहाँ आती ना, खामखा खुद को मुझे ढूंढने में हलकान किया। वैसे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अपनी तमाम तर वजाहत के साथ जीन्स की ब्लू पैंट पर ऐश ग्रे शर्ट पहने हुए वो सरसब्ज हरी घास पर बैठा अफसुर्दगी से बोल रहा था। हैदर के लहजे में छुपी अफसुर्दगी महसूस करती वो हैदर के बराबर में आन बैठी थी। कितने बरसों का सफ़र खाक हुआ? उसने जब पूछा कैसे आना हुआ। वैसे ही खाला जानी के पास आई थी तो सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। हैदर के पुरवकात चेहरे पर से नज़रें चुराती हुई वो हैदर के लिए अपने दिल में छुपे जज्बात को बड़ी आसानी से छुपा गई थी। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी कि तुम मुझसे मिलने चली आई, जता कर कहता हुआ हया को देखकर तमानियत से मुस्कुराया। हैदर को तासुब से देखती हुई वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। हया कहाँ जा रही हो? हैदर की पुकार पर उसके लब मुस्कुराए थे, फ़कत हैदर की फ़िक्र से भरी आवाज़ पर। माहीन आपी के पास, वापस बिना मुड़े वो बोली थी। झूठी, तुम माहीन के पास से रही हो और नाम दे रही हो। हया को देखकर उसे अफसुर्दा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई थी। ज़्यादा नहीं बोलो, सड़ी हुई कुकड़ी, जा रही हूँ मैं। अब आ ही गई हो तो थोड़ी देर तक रुक जाओ। हया को जाते देखकर वो वापस से उदास हुआ था। अगर तुम इतना कह रहे हो तो रुक जाती हूँ, हैदर के बराबर में बैठती हुई वो जताने वाले अंदाज में बोली थी, जिस पर हैदर खुलकर मुस्कुराया था। कॉल करूं या नहीं? वैसे मैं क्यों करूं? वो तो यही समझेंगे कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। रात के 8 बजे वो खाना खाकर अपने कमरे में आई थी। कमरे में आते ही उसे इर्तज़ा का ख्याल आया था।
उसी को सोचती हुई सेल फोन उठाए वो कशमकश का शिकार थी। कमरे में आते ही उसे इर्तज़ा का ख्याल आया था। उसी को सोचती हुई सेल फोन हाथ में पकड़े वो कशमकश का शिकार थी। वैसे याद तो नहीं कर रही, इंसानियत के नाते तो हाल चाल पूछ ही सकती हूँ। ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी भी नहीं है डॉक्टर जल्लाद के साथ। माहीन, तुझे भी सुकून बर्दाश्त नहीं है। अच्छा तो है वो जल्लाद यहाँ नहीं है तो कितना ही सुकून है। अपनी ही बात की नफ़ी करती हुई वो फ़ोन साइड पर रखते हुए दीवान पर सीधी लेटी थी। सुकून ना मिलने पर कुछ देर बाद ही वापस फ़ोन हाथ में लेती हुई वो फ़ोन मिलाने का सोच ही रही थी कि नॉक होते दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। आ जाएं राइमा, तुम मुझे बुला लेती, मैं खुद ही आ जाती तुम्हारे पास। इन कुछ दिनों में माहीन और राइमा की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ, शायद भाई की थोड़ी सी कमी मेरी मौजूदगी दूर कर दे। राइमा की बात पर माहीन के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट रेंगी थी। राइमा, एक बात पूछूं तुमसे? काफ़ी तवक्कुफ के बाद माहीन ने उससे पूछने की हिम्मत की थी। जी भाभी। माहीन के पूछने पर राइमा मुस्कुराते हुए बोली। उस दिन मॉल में जो हुआ था, माहीन को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से उससे ये बात पूछे। मतलब इर्तज़ा ने तुम पर हाथ उठाया था वहाँ सबके बीच में। तुम फिर भी नाराज नहीं हो इर्तज़ा से? क्यों? डर डर कर पूछती वो राइमा के संजीदा चेहरे को देखकर घबराहट में अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर तर कर गई थी उन्हें। भाई की गलती नहीं थी और ना मेरी, बस सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कुछ कि पहली बार भाई का हाथ मुझ पर उठ गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे में राइमा की आवाज़ दोबारा गूंजी थी। अगर भाई चाहते तो कुछ अरसा पहले ही हाथ उठा सकते थे मुझ पर उन्होंने उस वक्त भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था जब मैं गुनाह करने जा रही थी। एक नामहरम को सब कुछ मानकर घर से भाग रही थी, बल्कि मेरी गलती को उन्होंने इस तरह छुपा दिया जैसे कभी मैंने वो गलती की ही ना हो। राइमा की आवाज़ उसे शॉक्ड कर गई। उस दिन मॉल में भी भाई को ये लगा था कि मैं वहाज के साथ। कुछ देर के लिए वो ठहर गई, अपने आंसुओं को जब्त करते हुए दोबारा बोली। उन्हें धोखा देकर उनकी इज्जत को खाक में मिलाकर वहाज के साथ भाग आई हूँ। आंखों में आई नमी को उंगली के पोरों से साफ करती हुई, लंबा सांस खारिज करती, खुद को रिलैक्स करती वो फिर से बोली थी। आज सारा गुबार निकालने की खातिर वो नम लहजे में बोलना शुरू हुई थी। राइमा के साथ बैठी हुई माहीन खामोशी से बस उसे सुन रही थी। एक दूसरे से छतों पर मिलते हुए मेरी और वहाज की मुलाकातें अरूज पर पहुंच गई थी। 20 साल की थी मैं और फिर भी बहुत आसानी से मोहब्बत में अंधी हो गई थी। ना बाबा सरकार और भाई की मोहब्बत से कोई सरोकार था और ना ही जहन किसी और चीज़ की तरफ गया। बस एक ही बात दिमाग पर सवार थी और वो थी वहाज। सोते जागते उठते बैठते बस वहाज, और उसी के कहने पर एक दिन मैंने अपना सारा सामान भी बांध लिया। अजीब सी रात थी। मेरी आंखों और जहन की तरह हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अजीब सी घुटन थी फिजा में। हर चीज़ से बेखबर, सबके सोने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मैं। सब कुछ वहाज की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे कि अचानक से वहाज की सरगोशी की आवाज़ भाई के कानों में न जाने कैसे पड़ गई। नींद तो कोसों दूर थी, गुजरी कई रातों की तरह इर्तज़ा की आंखों से। अजीब सी बेचैनी महसूस करता हुआ वो कमरे में चक्कर काट रहा था कि किसी के कदमों की चाप की तरफ मुतवज्जो हुआ था। उसी चाप का दबे कदमों से पीछा करता हुआ वो सरगोशी की आवाज़ पर चौकन्ना हुआ था। सरगोशी और कदमों की चाप राइमा के कमरे के पास रुकते हुए महसूस करता हुआ उसका दिमाग सुन्न हुआ था। क्या है? जब कहा था मैं खुद ही आ जाऊंगी छत पर, तो तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें लेने? कहाँ है तुम्हारा सामान? राइमा की बात का जवाब चहक कर दिया गया था। ये रहा है। राइमा के कमरे से अब राइमा और उस शख्स की आवाज़ सुनकर इर्तज़ा को हैरत का झटका लगा था। चलें? राइमा के आगे हाथ फैलाते हुए वहाज ने राइमा के मुस्कुराते चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। शर्म से नज़रें झुकाए वहाज के हाथ पर हाथ रखती हुई सामने दरवाजे पर खड़े इर्तज़ा को वो देख ना सकी थी। दुआएं लेकर नहीं जाओगी सिम्मी अपने बाबा सरकार, माँ सरकार और जान लुटाने वाले भाइयों की? कोर्ट से कहता हुआ इर्तज़ा एक दर्द के मरहले पर खड़ा, जहां उसकी सिम्मी उसके साथ बेवफाई करने जा रही थी। इर्तज़ा भाई, इर्तज़ा की आवाज़ पर राइमा के हाथ पर ढीली पड़ी थी। अगर रात के अंधेरे में स्याह चादर में खुद को ढांप कर जाओगी तो जिंदगी भर सर झुकाए रोशनी की तलाश में भटकोगी, और अगर सूरज की रोशनी में सबकी दुआओं के साए तले जाओगी तो सर उठा कर जियोगी। इर्तज़ा की बातों पर वो साकित खड़ी रह गई थी।
اب مرضی تمہاری ہے۔ وہاج کے ہاتھ سے نیچے گرے بیگ کو دیکھ کر وہ سائٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے سائٹ پر ہوتے ہی رائما کو اکیلے چھوڑ کر وہاج وہاں سے فرار ہوا تھا۔ یہ وہ پل تھا کہ رائما کو اپنا آپ بے مول لگا تھا۔ جس شخص کی خاطر وہ سب رشتے ناطے توڑ کر گھر چھوڑ کر جانے کو تیار تھی، وہ شخص اسے ارتضیٰ کے ڈر سے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کچھ کہنا چاہو گی رائما؟ ارتضیٰ کے منہ سے رائما سن کر قرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سوری بھائی، ارتضیٰ تمسخر سے ہنسا تھا۔ کہاں تھی وہ بہن جب بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تم؟ قرب سے پوچھتا ہوا وہ اپنے اور رائما کے درمیان میلوں کا فاصلہ کھینچ گیا تھا۔ سوری بھائی، میں بھٹک گئی تھی، کوئی لفظ ہی نہیں بن پا رہے تھے رائما سے۔ راہ مل گئی؟ حد درجہ غصے میں ہونے کے باوجود بھی ارتضیٰ نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، وہ منمنائی تھی۔ اسے غلطی نہیں گناہ کہتے ہیں، اب ایسا دوبارہ میں ہونے ہی نہیں دوں گا، کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا تھا۔ بھائی پلیز معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں وہاج سے کبھی نہیں ملوں گی، پلیز کسی کو مت بتائیے گا۔ ہچکیوں سے روتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تم اپنی بات پر قائم رہنا اور میں زبان دیتا ہوں یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، اگر تم اپنی زبان سے پھری تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ ہوا بھی یہی تھا۔ آج تک رائما اور وہاج کے بارے میں حویلی کے ملازمین تک کو اس بات کی خبر نہ تھی۔